हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज योर राव भारती मैम, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, जिनके साथ आप सीख रहे हैं अपने जेई और नीट की कंप्लीट केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को एंड एजियोट्रॉप्स को। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स, जिनको केवल और केवल हम डेफिनेशन के फॉर्म में ही याद करते हैं, कभी समझते नहीं है, सीखते नहीं है या फिर समझ आता नहीं है। तो आज के वीडियो सेशन में, आज के इस लेक्चर में आपको एजियोट्रॉप्स समझने में इतनी आसानी होगी कि कभी बाद में आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चे, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट बाकी सबको भी एजियोट्रॉप्स का मतलब समझ आ जाए। देखो, डिस्टिलेशन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, आपके पास कोई लिक्विड मिक्सचर है, उस लिक्विड मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, आप उनको सेपरेट करना चाहते हो। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस को कब यूज करेंगे टू सेपरेट दिस मिक्सचर? जब हमें ये पता होगा कि इन दो कंपोनेंट्स का जो इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उनका वेपर प्रेशर अलग अलग है। जैसे कि देखो यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेपर प्रेशर। अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूं तो देखो बच्चे, जैसे कि अपने पास यहां पर एक लिक्विड प्रेजेंट, एक लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट है ए एंड बी का। मान लेते हैं ए जो है वो मोर वोलेटाइल है। क्या है बेटा? ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है। यहां पर बोल लेते हैं एक बार, तो यहाँ इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, दोनों लिक्विड्स के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि दोनों लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है। लिक्विड्स दोनों ही वोलेटाइल हैं, लेकिन कौन ज्यादा वोलेटाइल है? ए ज्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर ए और बी के क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। अब मैंने क्या किया? इन वेपर्स को कंडेंसेट करवाया बच्चे। क्या करवाया? कंडेंसेट करवाया। ठीक है, यहाँ पर हमने इन वेपर्स को कंडेंसेट कराया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? जो इधर वेपर्स बने थे वो इधर कंडेंसेट हो गए। अब दोबारा से इनके वेपर्स बनेंगे बेटा। इनके कुछ वेपर्स बने, उनको फिर से मैंने क्या कर लिया? कंडेंसेट कर लिया। यहाँ पर फिर से कंडेंसेट कर लिया। इनको जब यहाँ कंडेंसेट किया तो यहाँ पर इनके फिर कुछ वेपर्स बनेंगे, यानी कि धीरे धीरे एक हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, जिसके अंदर हमें ये पता लग जाएगा एंड मोमेंट पे कि जो हमारा डिस्टिलेट होके निकला बेटा, डिस्टिलेट होके निकला, उसको हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर हमारा कौन सा निकलेगा? ए निकलेगा। और पीछे जो रेसिड्यू की फॉर्म में रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा? बी रह जाएगा बेटा। ध्यान से सुनिए जरा, हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर था जिसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट थे, दोनों ही वोलेटाइल है, यानी कि वेपर्स तो दोनों के बनेंगे बेटा। लेकिन मैंने ए को ज्यादा वोलेटाइल माना, दैट मींस यहाँ पर जो कंपोजिशन है इसके अंदर ए ज्यादा है, बी कम है। अब इसको मैंने कंडेंसेट किया, यहाँ पर दोबारा से इसको क्या किया? कंडेंस किया इन वेपर्स को। फिर ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आने के बाद दोबारा से वेपर फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर इसके मुकाबले कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ए और बी का कम बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के कुछ वेपर्स बने, फिर उसको कंडेंस किया, फिर ए और बी के कुछ वेपर्स बने, फिर दोबारा कंडेंसेट करेंगे, तो फाइनली ऐसा होगा कि जो लेस वोलेटाइल है वो पीछे रेसिड्यू की फॉर्म में रह चुका होगा और एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें बी डिस्टिलेट फॉर्म में मिल चुका होगा। दैट मीन्स हमने दोनों लिक्विड मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन। डन। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि इधर इसके अंदर ए की मोल फ्रैक्शन ए थी, एक्स ए, और यहाँ पर एक्स बी थी, वेपर फेज के अंदर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी। अब इसको मैंने कंडेंस किया, तो यहाँ पर लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होगी बेटा, एक्स ए और एक्स बी डैश होगी। ध्यान से बताइए जरा, जो ये एक्स ए डैश है, क्या ये एक्स ए से अलग होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक्स बी डैश जो है बेटा, वो क्या एक्स बी से डिफरेंट होगी मोल फ्रैक्शन से? ऑब्वियस सी बात है, कुछ यहाँ वेपर्स बन गए, कुछ यहाँ रह गए, तो हमारे पास अलग अलग क्या होगी? कंपोजिशन होगी। नाउ आप मुझे ये बताओ, आपके यहाँ पर जो वेपर्स बने थे आपने उनको कंडेंसेट किया, दैट मीन्स जो वाई ए है दैट विल बी इक्वल टू दी एक्स ए डैश एंड एक्स बी डैश किसके बराबर होगा? वाई बी के बराबर होगा। अब यहाँ इसके कुछ वेपर्स बने, तो यहाँ पर कंपोजिशन मान लेते हैं वाई ए डैश और यहाँ पर कंपोजिशन मान लेते हैं वाई बी डैश।
फिर इसको जब मैंने कंडेंसेट किया तो यहाँ पर इसकी कंपोजिशन क्या रही होगी, एक्स ए डबल डैश और वाई एक्स बी डबल डैश। बेटा क्या रही होगी, एक्स बी डबल डैश। लेकिन एक्स ए डैश किसके बराबर है बेटा हमारा, यहाँ पर वाई ए के बराबर, वाई ए डैश के, और एक्स बी डैश किसके बराबर है, वाई बी डैश के बराबर है, क्योंकि इन्हीं वेपर्स को तो आपने क्या किया है, कंडेंसेट किया है। ठीक है, सिमिलरली जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट पर बाहर निकल के चला जाएगा बेटा डिस्टिलेट की फॉर्म में, और जो कम वोलेटाइल रहा होगा वो हमें रेसिड्यू की फॉर्म में पीछे मिलता हुआ चला जाएगा। तो हमने इस लिक्विड मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ द देयर डिफरेंट वेपर प्रेशर्स, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन। एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखो जरा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी लिक्विड है, उनका पी नॉट ए यानी कि प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर दे रखा है और पी नॉट बी का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, यानी कि बी का प्योर स्टेट में लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, इनिशियली 1 मोल ऑफ लिक्विड ए लिया इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ लिक्विड बी लिया, द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम आर कंडेंस्ड, यानी कि जो वेपर्स बने उनको कंडेंस किया गया टू फॉर्म अनदर लिक्विड, दूसरा लिक्विड बनाने के लिए। The vapors above the mixture is this mixture, कौन सा मिक्सचर, ये मिक्सचर, पहले वेपर्स बने, उन वेपर्स को कंडेंसेट किया, देन कंडेंसेट के बाद उस मिक्सचर के दोबारा वेपर्स बनाए और फर्दर कंडेंस किया गया। तो वो जो फर्दर कंडेंस हुआ है उसके अंदर फाइनली ए और बी की कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करनी है। अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास ये है बेटा, एक लिक्विड मिक्सचर था ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, इन दोनों का मिला के एक लिक्विड मिक्सचर था। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पी नॉट ए गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 300 mmHg, और पी नॉट बी गिवन है हमें 100 mmHg। तो बताइए जरा कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, ए इज मोर वोलेटाइल। क्या है बेटा, ए इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, दोनों के इनिशियल मोल दे रखे हैं, Na इज इक्वल टू 1 मोल, Nb इज इक्वल टू 1 मोल। तो आप जरा बताइए यहाँ पर XA एंड XB कितना होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, यानी कि इसका 1 मोल है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, तो हाफ दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई, कितनी आ गई, 1/2। XA भी आपकी 1/2 है और XB भी आपकी क्या है, 1/2 है। अब इसने क्या बोला, मैंने इस लिक्विड मिक्सचर को कंडेंसेट करवाया बेटा, क्या करवाया, यहाँ पर वेपराइज करवाया, यहाँ पर इसके कुछ वेपर्स बने, दोनों के वेपर्स बनेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, YA और YB। इसने बोला, ध्यान से देखना, द वेपर्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके जो वेपर्स है उनको कंडेंस करवाया, तो मैंने यहाँ पर कंडेंसेशन करा दिया बेटा, क्या करा दिया, कंडेंसेशन। ध्यान से देखना, यहाँ पर कंडेंसेशन करवाया, इधर जो वेपर्स बनाए हमने, इधर इनका क्या कर दिया बेटा, कंडेंसेशन कर दिया। दैट मीन्स इधर जो मोल फ्रैक्शन आई XA डैश मान लेते हैं और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी, XB डैश, किसके बराबर आएगी ये XA डैश और XB डैश, मैम इधर वाले वेपर्स को कंडेंसेट किया, दैट मीन्स XA डैश किसके बराबर होगा, YA के बराबर होगा। तो XA डैश बराबर हो गया YA के और XB डैश बराबर हो गया YB के। अब इसने क्या बोला, द वेपर्स अबाउट दिस मिक्सचर इज ऑल्सो कंडेंस्ड, यानी कि जो वेपर्स इसके ऊपर बने हैं बेटा, यहाँ पर जो वेपर्स बने हैं ना हमारे पास, इसको फर्दर कंडेंस किया गया है मिक्सचर के अंदर, इसको फर्दर कंडेंस किया लिक्विड के अंदर, यहाँ पर कन्वर्ट किया, तो इसकी मोल फ्रैक्शन XA डबल डैश और दूसरे की बेटा XB डबल डैश, कंडेंस कर दिया। नाउ इट इज आस्किंग कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम यहाँ पर ये XA डैश और XB डैश इन्होंने वेपर्स फॉर्म किए, तो YA डैश बन गया YB डैश, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कंपोनेंट इन वेपर फेज इज YA डैश और YB डैश। तो जितने वेपर्स बने वो सारे के सारे अगर आप कंडेंसेट कर रहे हैं तो XA डैश बराबर हो गया आपका YA डैश के और XB डबल डैश किसके बराबर हो गया, YB डैश के।
आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है जो कि बराबर है इन दोनों के, यानी कि फाइनली आपको वाई ए डैश और वाई बी डैश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, इनकी वैल्यू किसके बराबर है? इनकी वैल्यू बराबर है किसके बेटा? वाई ए डैश वाई बी डैश, किसी की बराबर नहीं निकाले, इनकी वैल्यू इनके बराबर है जो तुम्हें निकालने। तो फाइनली आपको इनकी वैल्यूज निकालनी, ए और बी की मोल फ्रैक्शंस निकालनी है इन द वेपर फेज, सेकंड वाली प्रोसेस के अंदर, पहले वाले में नहीं, सेकंड वाली प्रोसेस में। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, ये पूरा टेक्निक जो है वो पूरा समझ आया कि पहले जो इसके वेपर्स बने जिनका मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी है उनको कंडेंस किया गया, ठीक है। जब कंडेंस किया तो मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज अगर माने तो क्या मानते हैं? एक्स ए डैश और एक्स बी डैश किसके बराबर होंगी? मैम जो यहाँ वेपर्स बने हैं उन्हीं के बराबर होगी, यानी कि वाई ए और वाई बी के बराबर। यहाँ से और वेपर्स बने जिनका कंपोजिशन है वाई ए डैश और वाई बी डैश, अब इनको हमने क्या किया? फिर से कंडेंसेट किया। कंडेंसेट करेंगे लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होगी? एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश, और ये किसके बराबर है? जितना वेपर बनाया उतना ही कंडेंस किया, तो ये वाई ए डैश और वाई बी डैश के बराबर है। डन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है बेटा। एक्स ए आपके सामने है 1/2, एक्स बी आपके सामने है 1/2, और पी नॉट ए आपके सामने है 300 और पी नॉट बी आपके सामने है 100 mm ऑफ Hg। तो क्या मैं पूरे सॉल्यूशन का पीटी निकाल सकती हूँ बेटा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए आपका कितना है बेटा? 300 इंटू 1/2 प्लस में पी नॉट बी है 100 इंटू 1/2, तो कितना आ गया बेटा? 300, 150 और ये 50, यानी कि 200 mm Hg। ये आपका टोटल वेपर प्रेशर आ गया। मैंने ये टोटल वेपर प्रेशर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे निकालना है वाई ए और वाई बी की वैल्यू बेटा, और वाई ए की वैल्यू क्या होती है? वाई ए की वैल्यू होती है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टी बेटा, और वाई बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई ए, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, वाई ए किसके बराबर है? यहाँ पर वाई ए की वैल्यू बराबर है एक्स ए डैश के बेटा, किसके बराबर है? एक्स ए डैश के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पी नॉट ए जो कि 300 गिवन है, मोल फ्रैक्शन जो कि 1/2 था, डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर आपने निकाला है 200। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 150/200, यानी कि 5 तिये 15, 5 के 20, 3/4 आपका आंसर आ गया बेटा। यहाँ से आपका जो वाई ए आया है या फिर आप कहें कि एक्स ए डैश आया, वो किसके बराबर आया? 3/4 के बराबर आया। डन। तो यहाँ से अगर मैं वाई बी निकालूंगी या फिर एक्स बी डैश निकालूंगी तो ये 1 माइनस वाई ए 3/4 इट इज इक्वल टू 1/4 बेटा, राइट। यानी कि आपके पास बेटा वाई ए की वैल्यू जिसको हम एक्स ए डैश कहेंगे उसकी वैल्यू आ गई है 3/4, और वाई बी की वैल्यू जिसको हम कहेंगे एक्स बी डैश की वैल्यू वो आ गई 1/4। क्या इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम है? समझ आया? पहले मैंने जो मोल फ्रैक्शंस दे रखी थी लिक्विड कंपोजिशन में उनकी हेल्प से टोटल वेपर प्रेशर निकाला, उस टोटल वेपर प्रेशर की हेल्प से मैंने वेपर फेज के अंदर जो ए और बी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन थी, जो वाई ए और वाई बी थी, वो कैलकुलेट किया। आपको पता है कि वेपर्स को जब आपने कंडेंसेट किया है तो जो एक्स ए डैश या एक्स बी डैश है वो बराबर होंगे वाई और वाई बी के, आपने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, यहां पर जो अलग वेपर्स बनेंगे बेटा, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या इसी के टोटल वेपर प्रेशर के बराबर आएगा या अलग आएगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, जब ये कंपोजिशंस ही बराबर नहीं है, पहले यहाँ पर ज्यादा वेपर्स बने, ज्यादा मोल फ्रैक्शन बनी वाई ए वाई बी की, अब कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि कम वेपर्स बनेंगे, तो दिस टोटल वेपर प्रेशर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस टोटल वेपर प्रेशर। तो इसका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? अगेन पीटी विल बी व्हाट? पी नॉट ए क्या होगा बेटा? फिर से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सेकंड कंडीशन में पीटी डैश, वो किसके बराबर होगा बेटा? पी नॉट ए एक्स ए डैश के प्लस में पी नॉट बी एक्स बी डैश के बेटा।
प्योर लिक्विड्स का तो सेम वेपर प्रेशर रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो पी नॉट ए आपका 300 रहेगा, एक्स ए डैश बराबर आया बेटा 1/4 के प्लस पी नॉट भी आपका 100 ही रहेगा और एक्स बी डैश आपका हो जाएगा कितना बेटा, ये आएगा आपका 3/4 और ये आ जाएगा आपका 1/4। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आएगा बेटा, 4 7 28 2 5 20, ठीक है, 3 5 15 और 22 प्लस में 25, तो ये आ गया 250 बेटा। क्या आ गया आपका आंसर, 250 आ गया। 225 प्लस 25 इज इक्वल टू 250 mmHg, यानी कि जो आपका पीटी डैश आया वो कितना आ गया बेटा, 250 mm ऑफ Hg आ गया। तो अब यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर अलग है, तो वेपर फेज के अंदर हम कंपोजिशंस निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हम वाई ए डैश और वाई बी डैश निकाल सकते हैं। वाई ए डैश की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए डैश डिवाइडेड बाई पी टी, और वाई बी डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई ए डैश बेटा। पी नॉट ए की वैल्यू 300 गिवन है, एक्स ए डैश की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 1/4 बेटा, एंड पी टी डैश की वैल्यू आपने निकाली 250 mmHg। तो यहाँ से हमारे पास वाई ए डैश आ जाएगा, एंड वाई ए डैश आते ही 1 माइनस वाई ए डैश करेंगे तो वाई बी डैश आ जाएगा, और ये वाई ए डैश और वाई बी डैश यानी कि यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं उसी को कंडेंसेट अगर किया है तो ये मोल फ्रैक्शंस किसके बराबर होंगे, वाई ए डैश और वाई बी डैश के। इस तरीके से हम डिस्टिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। जेईई मेंस के मोटिव से ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नीट के अंदर इनके क्वेश्चंस नहीं आते। डन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट बेटा। एक बहुत ही गजब बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया डिस्टिलेशन प्रोसेस कि यार दो लिक्विड्स हमने मिलाए, एक लिक्विड मिक्सचर बना, उन दोनों के अगर अलग अलग वेपर प्रेशर है तो हम बार बार डिस्टिलेशन करवाते रहेंगे। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमारा जो लेस वोलेटाइल है बेटा वो पीछे रेसिड्यू की फॉर्म में रह जाएगा, और जो ज्यादा वोलेटाइल है वो डिस्टिलेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा। दोनों लिक्विड्स को हमने अलग कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये मेरा क्या है बेटा, कंटेनर है। यहाँ पर देखो मैम की थोड़ी सी ना ड्राइंग बेकार है, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, इतने तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। झूठी अफवाहें हैं जो कहते हैं कि लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अरे मैम क्या कर रही हो, डब्बे ही डब्बे बनाई जा रही हो, बस ये लास्ट डब्बा बना रहे, इसके बाद नहीं बनाएंगे। ये लो, ये अपना लास्ट डब्बा बन गया, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर मान लेते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब की बात समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है। एक लिक्विड मिक्सचर मैंने लिया इनिशियली ए एंड बी का, जिसके अंदर मैं कह रही हूँ कि मोर वोलेटाइल कौन है बेटा, मोर वोलेटाइल कौन है, ए इज मोर वोलेटाइल, यानी कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। डन बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कंपोजिशन एक्स ए है बेटा, और बी कंपोनेंट की एक्स बी है। दिस इज द लिक्विड फेज। अब आपको पता है दो का अलग अलग वेपर प्रेशर है, दोनों ही वोलेटाइल है बेटा, तो वेपर्स दोनों के ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा वेपर्स किसके बनेंगे, जो ज्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर हमारे पास वेपर्स बन गए बेटा दोनों के, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन हुई वेपर्स की वो वाई ए और वाई बी हो गई है। डन, वेरी गुड। अब मैंने इसको कंडेंसेट करवाया, क्या करवा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पर कंडेंसेट करवा रही हूँ किनको, जो वेपर्स बने हैं उनको। तो इधर मैंने जब कंडेंसेट करवाया तो नई कंपोजिशन आएगी एक्स ए डैश और एक्स बी डैश बेटा। यहाँ पर ये जो वेपर्स बने मैंने इनको यहाँ पर कंडेंसेट करवाया, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स ए डैश बराबर हो जाएगा बेटा वाई ए के, और एक्स बी डैश बराबर हो जाएगा वाई बी के, क्योंकि जो वेपर्स बने हमने उन्हीं को क्या किया, कंडेंसेट। अब दोबारा से इनके कुछ और वेपर्स बनेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर और वेपर्स बन गए, ठीक है। क्या बन गए, वेपर्स। इन वेपर्स की कंपोजिशन क्या होगी, वाई ए डैश होगी और वाई बी डैश हो गई। अब मैंने इनको फिर से कंडेंसेट करवाया बेटा, कंडेंसेट करवाया तो लिक्विड के अंदर इनकी कंपोजिशन आ गई एक्स ए डैश और एक्स बी डबल डैश।
ये किसके बराबर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, इन वेपर्स को तुमने कंडेंसेट करवाया तो एक्स ए डबल डैश बराबर होगा वाई ए डैश के और एक्स बी डबल डैश होगा वाई बी डैश के बेटा, हाँ या ना? अब इसके फिर से क्या बनेंगे बेटा, हम फिर से इसके वेपर्स बनवा रहे हैं, देखो ये वेपर्स बन गए। तो वेपर कंपोजिशन के अंदर इसके वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन क्या हो जाएगी, वाई ए डबल डैश और वाई बी डबल डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने फिर से क्या करवाया, कंडेंसेट करवाया, एक्स ए ट्रिपल डैश एंड एक्स बी ट्रिपल डैश किसके बराबर आएगा, वाई ए डैश डबल डैश के और वाई बी डबल डैश के। बेटा देखो ध्यान से सुनना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम डिस्टिलेट करवाते हैं तो कुछ हमारे पास लिक्विड मिक्सचर्स बेटा ऐसे होते हैं कि जिनको हम डिस्टिलेट, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इनकी वैल्यूज लेकर फिर आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कौन ज्यादा वोलेटाइल था, ए ज्यादा वोलेटाइल था, तो इसकी वैल्यू 0.8 बेटा और एक्स बी डैश की वैल्यू 0.2 मान के चल लेते हैं इतना, ठीक है, कि यहाँ तक हमने इतना सेपरेट कर दिया। तो इट इज एन ऑब्जर्वेशन कि समटाइम्स वी हैव सम ऑफ द लिक्विड मिक्सचर्स जिसमें, अब मैं इसको फर्दर डिस्टिलेट अगर कर रही हूँ, इसके जो वेपर्स बन रहे हैं बेटा, तो वाई ए डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 0.8, वाई बी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2, यानी इसको मैंने कंडेंस किया तो एक्स ए डबल डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा 0.8 और ये 0.2। इसके फर्दर फिर से क्या बनेंगे बेटा, वेपर्स जब बनेंगे तो हम बोल सकते हैं वाई ए ट्रिपल डैश और वाई बी ट्रिपल डैश, इनकी वैल्यू भी क्या होने वाली है 0.8 और 0.2। एज वी ऑल नो कि जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उस मोमेंट पर यहाँ की कंपोजिशन और यहाँ की कंपोजिशन अलग है। जो एक्स ए और एक्स बी है उसमें से कुछ कंपोजिशन का वेपर बनेगा, यानी कि वाई और वाई बी विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी एक्स ए एंड एक्स बी। अब यहाँ वाई ए एंड वाई बी जब कंडेंसेट किया तो दोबारा से जो कुछ वेपर्स बनेंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस कंपोजिशन, यानी कि एक्स ए डैश और एक्स बी डैश से कुछ डिफरेंट होगा तुम्हारा वाई ए डैश वाई बी डैश। आगे और करवाएंगे तो यहाँ पर कुछ कंपोजिशन होगा, यहाँ पर कुछ कंपोजिशन होगा, लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड कि कुछ मिक्सचर्स के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग अब एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर मैंने वेपर्स को कंडेंसेट किया, इसकी मोल फ्रैक्शन जो आई वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ऑब्जर्व की, दोबारा से मैंने फिर इसके वेपर्स को कंडेंसेट करवाया तो इधर जो कंपोजिशन है वो इधर ही है, इसके जब वेपर्स बने तो इधर जो कंपोजिशन है वो कितनी है, सेम जितनी यहाँ पर है। फर्दर इसको फिर डिस्टिलेट करवा लो तो बार बार क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा, ये एक लूप बन चुका है, आप इस डिस्टिलेट प्रोसेस से बाहर नहीं निकल सकते। दैट मीन्स आप कितना भी अब आगे फर्दर डिस्टिलेशन करवाते रहो, आप उस मोमेंट पर आ चुके हो कि आप ए और बी को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि जितना लिक्विड था उतना ही वेपर बना, फिर कंडेंस कराया, उस लिक्विड का फिर वेपर बनाया, सेम कंपोजिशन चल रहा है, मतलब वो अटक गया, इस पॉइंट के ऊपर आके अटक गया कि ए की कंपोजिशन इस मोमेंट पे 0.8 और बी की जो कंपोजिशन है वो 0.2 होने वाली है। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो गया बेटा, यहाँ ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है, ठीक है, कौन सा पेन चल रहा है, व्हाइट वाला चल रहा है, तो ये जो हमारे पास बन गया है ये क्या बन गया बेटा, कुछ भी हो रहा है, देखो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक एजियोट्रॉप बन गया है बेटा, क्या बन गया है, एजियोट्रॉप बन गया है, एजियोट्रॉप, इसको बोलते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या देखा तुमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कि कितना भी डिस्टिलेशन करवा लो, जो आपके पास डिस्टिलेट होगा ना, जो फाइनली आपके सामने आएगा उसके अंदर आपको ए और बी दोनों की कंपोजिशन मिलेगी। यहाँ पर अब आप कितना भी बॉयल करवाते रहो, ये कॉन्स्टेंटली बॉयल करते रहेंगे बेटा विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन। इट इज एन ऑब्जर्वेशन। ऐसे मिक्सचर्स को हमने क्या बोला है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोला है। बात आ गई समझ में। एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसमें वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में सेम कंपोजिशन आ चुकी है, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर बेटा ये कॉन्स्टेंटली बॉयल होते रहेंगे, इसीलिए इनको कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से इनको सेपरेट नहीं करवा सकते।
और बहुत सारे ऐसा नहीं कि इनको सेपरेट ही नहीं करवा सकते, दूसरी टेक्नोलॉजी से हम करवा सकते हैं, दूसरे मेथड से करवा सकते हैं, बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के अंदर डिस्टिलेशन की हेल्प से तो हम इन दो कंपोनेंट को सेपरेट नहीं करवा सकते हैं। ये था आपका मतलब एजियोट्रॉप का। डेफिनेशन करने से पहले, डेफिनेशन याद करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको ये चीज समझानी बहुत जरूरी थी, जो कि मैंने आपको समझाई। आई होप अब आपको एजियोट्रॉप का मतलब समझ आ गया है बेटा, बात आई समझ में। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, एजियोट्रॉप्स वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं, यानी कि दो कंपोनेंट्स के मिक्सचर होते हैं that have same composition in liquid and vapor phase। लिक्विड फेज के अंदर जो XA डबल डैश और XB डबल डैश था वो बराबर होगा आपका YA डैश और YB डैश के बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं YA डबल डैश या YB डबल डैश के। तो जो कंपोजिशन है ना लिक्विड फेज की और वेपर फेज की, वो क्या होगी, बराबर होगी। बॉयल करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एक टेम्परेचर के ऊपर ही दोनों बॉयल कर रहे होंगे विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन बेटा। कैन डिस्टिल unchanged in composition are known as azeotropic mixture और simply azeotrope। यानी कि अब आप इन दोनों को इस स्टेट पर पहुंचने के बाद आप इनको बॉयल करते रहो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपोजिशन में, जितना लिक्विड फेज में उतना ही वेपर फेज में जाएगा, वेपर फेज को फिर तुम कंडेंसेट कर लो, उसको फिर बॉयल कर लो, फिर वो वेपर फेज में उतना ही जाएगा, फिर उसको लिक्विड में कंडेंसेट कर लो, फिर वेपर्स बना लो, सेम कंपोजिशन चलती रहेगी। यानी कि ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पर लिक्विड और वेपर फेज का जो कंपोजिशन है वो सेम हो चुका है। आप बॉयल करो बिना कंपोजिशन चेंज किए, ये कॉन्स्टेंटली बॉयल होता रहेगा एक ही टेम्परेचर के ऊपर बेटा। बात आ गई समझ में। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड सेम बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरी प्रोसेस से आप डिस्टिलेट कर सकते हो बेटा, लेकिन डिस्टिलेशन दूसरी प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब वो कौन से मिक्सचर्स है, कौन से लिक्विड मिक्सचर्स हैं जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, वो है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं बेटा, जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, देखो दो तरीके के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं बेटा हमारे पास। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। आई होप आपको अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ आ गया। केवल आप उस डेफिनेशन पर नहीं है कि ओके वेपर फेज एंड लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होती है, सेम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं। एक डेफिनेशन याद करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था, एंड आई होप आपको वो चीज समझ आ चुकी है बेटा। डन। नाउ सी यहां पर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, इन दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, इन दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है बेटा, उसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना उस मिक्सचर का, वो कम होगा आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट। ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट है, बी का कोई बॉइलिंग पॉइंट है, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी लेस देन आइदर ऑफ दोज टू कंपोनेंट। उन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम उनका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है बेटा। जैसे कि मैं यहां पर बताऊं, मेरे पास एक एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, C2H5OH और यहां पर हम बोलते हैं बेटा वाटर। ठीक है, 95.5% W/W और यहां पर 4.5% W/W। आप इथेनॉल और वाटर देखो, आपको पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है बेटा। तो अपन कम टेम्परेचर रखेंगे और इन दोनों को इजीली सेपरेट, आपको पता नहीं है ज्यादा वोलेटाइल है तो ये जल्दी उड़ जाएगा और बाद में रेसिड्यू की फॉर्म में हमारे पास वाटर रह जाएगा। तो आपको लगता है कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इजीली डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनका डिस्टिलेशन करेंगे तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसी कंपोजिशन आएगी जब आप डिस्टिलेशन में फंस जाओगे, रुक जाओगे, आगे फर्दर डिस्टिलेट नहीं कर पाओगे। वो कौन सी कंपोजिशन है जिसमें आपका बेटा यहाँ पर अगर इसको मैं ए लिक्विड मान रही हूँ और इसको बी, तो एक्स ए की वैल्यू 0.95 होगी और एक्स बी की वैल्यू क्या होगी बेटा 0.45
5 होगी, 0.045 इस कंपोजिशन के ऊपर आप अटक जाओगे। मतलब इस 4.5% वाटर को आप नहीं निकाल सकते हो, इथेनॉल से इसको दूर नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा। डन। बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 डिग्री है, इसका 100 डिग्री है, तो जो इनका मिक्सचर है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप, इस एजियोट्रॉप का क्या होगा बेटा? 79.5 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है इन दोनों से मिलके बने हुए मिक्सचर का। ठीक है, कॉन्स्टेंटली विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, इस टेम्परेचर पर दोनों बॉयल होते रहेंगे बेटा। दोनों बॉयल होंगे, वेपर्स बनेंगे, फिर कंडेंसेट करा लो, फिर बॉयल करा लो, फिर वेपर्स बना लो, फिर उसको कंडेंसेट करा लो, फिर वेपर्स बना लो। कंपोजिशन विल नॉट बी चेंज्ड, कंपोजिशन फिक्स हो गई है। लिक्विड फेज के अंदर अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो 95.5% बाय मास जो है बेटा वो हमारा इथेनॉल होगा, और उसके अंदर 4.5% बाय मास वाटर होगा। 100% इथेनॉल और वाटर आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के अंदर की जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट। बेटा उनसे कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। कौन से शो करते हैं बेटा, कौन से मिक्सचर्स जो हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं ना राउल्ट्स लॉ में, वो वाले मिक्सचर्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, और वेपर प्रेशर ज्यादा किस में होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन टू द सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मिनिमम बॉइलिंग है यानी कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, और मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर्स के अंदर होता है। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफ से समझते हैं बेटा। यहां पर देखना, आपने वेपर प्रेशर और कंपोजिशन का ग्राफ पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये वेपर प्रेशर है बेटा, और ये कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन का कर्व है। मान लेते हैं जो बी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहां पर ये पी नॉट ए का पॉइंट हो गया और ये पी नॉट बी का पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा यहां पर, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर देखना ध्यान से, आपको बताया गया था कि ये लिक्विड कंपोजिशन को शो करेगा बेटा, और नीचे वाला कर्व वेपर कंपोजिशन को सॉल्व करेगा इन द केस ऑफ द वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, इस वेपर प्रेशर, ये वाला जो वेपर प्रेशर है बेटा, यहां पर इस वाली लाइन पर किसकी कंपोजिशन दे रहा है? ये कंपोजिशन दे रहा है एक्स ए और एक्स बी बेटा, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन इन दी लिक्विड फेज। अब सेम वेपर प्रेशर पर अगर यहां जाएंगे तो वेपर फेज के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? वाई ए एंड वाई बी। आप देख सकते हो बेटा सेम वेपर प्रेशर है, बट लिक्विड फेज के अंदर और वेपर फेज के अंदर बोथ हैव डिफरेंट कंपोजिशन, दैट मीन्स दिस इज नॉट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन आप गौर करेंगे अगर इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वाले वेपर प्रेशर के ऊपर बेटा आपका जो लिक्विड कंपोजिशन है और जो नीचे से वेपर कंपोजिशन है वो दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है। और इस कंपोजिशन के ऊपर क्या बनेगा बेटा? एक्स ए आपका वाई ए के बराबर होगा और एक्स बी जो है वो वाई बी के बराबर होगा, यानी कि इस कंपोजिशन के ऊपर आपका क्या फॉर्म होने वाला है? एजियोट्रॉप फॉर्म होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब आपका लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन क्या होता है बेटा? बराबर होता है। डन। नाउ एक और कर्व बनता है बेटा, किसका कर्व बनता है ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन का कर्व। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि आपका बेटा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन यानी कि बेटा मोल फ्रैक्शन। अब आप एक बात बताओ यार, यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है
बॉइलिंग पॉइंट क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ रहे हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जो चीज आपको समझने वाली वो मैं बताती हूँ। इसका वेपर प्रेशर कम है, यानी कि जो टेम्परेचर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। और यहाँ पर ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि इसका कर्व कैसा बनेगा बेटा, इसका कर्व यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर है यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका कर्व जो है वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है बेटा, एजियोट्रॉप का पॉइंट है। किसका है, एजियोट्रॉप का। इधर कौन सी कंपोजिशन मिलेगी हमें, वेपर, और यहाँ नीचे वाले में बनेगी लिक्विड फेज की कंपोजिशन बेटा। डन। इसी तरीके से एक और हमारे पास टाइप होता है एजियोट्रॉप्स का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब दो कंपोनेंट्स मिला के एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों लिक्विड्स के मुकाबले ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HNO3 है बेटा और वाटर है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको अगर मैं बिल्कुल सेपरेट करना चाहूँ ना, ए और बी कंपोनेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो मैं किस मोमेंट पे आके रुक जाऊंगी, कि किस मोमेंट पे आके मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाऊंगी बेटा, जहां पर HNO3 का मोल फ्रैक्शन 68, HNO3 का जो कंपोजिशन होगा वो 68% बाई मास होगा एंड वाटर का 32% बाई मास होगा बेटा। डन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर XA की बात करूँ तो 0.68 और XB की बात करूँ तो 0.32 मोल फ्रैक्शन होगी। देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जो मिक्सचर बेटा, जो एजियोट्रॉप मिक्सचर बनेगा, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर बनेगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 120.5 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि पीछे वाले पे भी 0.5 बढ़ा था यहाँ पर और इधर वाले पे भी 0.5 का ही फर्क दिखाई दे रहा है, ये कोइंसिडेंस है जो हमने एग्जांपल लिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अब आप इस वाली कंपोजिशन के बाद इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बेटा। आपने ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पर भी आप इस वाली कंपोजिशन के ऊपर आकर रुक जाते हैं कि इससे आगे आप 100% जो नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एडवांस लेवल के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वहां पर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और ड्यूरिंग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस आप 100% नाइट्रिक एसिड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए फॉर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाता है। अब 100% कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और HNO3 बचा रह जाएगा, यानी कि बाई यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 आप कंप्लीट HNO3 निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन से सॉल्यूशन से बनते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन यानी कि लो वेपर प्रेशर यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट बेटा। तो आप देख रहे हैं अलग अलग जो कंपोनेंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका किसका, मिक्सचर का। डन। अगर मैं इसके ग्राफ की बात कर लूं बेटा, ध्यान से देखना, सेम बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के कर्व की, तो क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर ये P0A का पॉइंट है और ये P0B का पॉइंट है बेटा, तो इधर हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन बराबर हो रही है बेटा, XA इज इक्वल टू YA एंड XB इज इक्वल टू YB, इस कंपोजिशन के ऊपर क्या बन रहा है आपका, एजियोट्रॉप बन रहा है बेटा, ठीक है। दूसरा जो कर्व बनता है बेटा वो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और किसके बीच बनता है आपका, कंपोजिशन कर्व,
x मोल फ्रैक्शन बेटा। तो यहाँ पर देखो अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर कम है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम, क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर मिनिमम हमारा क्या है बेटा, वेपर प्रेशर यानी कि मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एजियोट्रॉप शो कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन बराबर है। बाकी आप देख सकते हो इस वाले टेम्परेचर पर ये वेपर फेज है बेटा, वेपर कंपोजिशन बताएगा, और ये लिक्विड कंपोजिशन। तो यहाँ पर ये वेपर की कंपोजिशन और सेम टेम्परेचर पर इधर ये liquid की compositions are different, but at this point the composition of the liquid phase and the vapor phase are the same. That means this point is making what, azeotrope beta. तो ये था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। आई होप आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ आया, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझ आया। इनके एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी से एज इट इज याद कर सकते हैं। आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए बेटा। यहाँ पर 2-3 साल पहले भी क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो क्या पता दोबारा बन जाए। तो आपको ग्राफ याद होने चाहिए। यहाँ ये वेपर प्रेशर और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के कंपोजिशंस के प्रति जो ग्राफ बन रहे हैं, जिराफ नहीं ग्राफ जो बन रहे हैं बेटा, वो आप अच्छे से देख लेंगे और इनको समझ लेंगे। ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपके जो टॉपिक्स हैं सारे एजियोट्रॉप को लेके वो सारे क्लियर हुए हैं। मैंने आपको एजियोट्रॉप को समझाने की पूरी कोशिश की है बेटा, होपफुली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो अपना इंस्टाग्राम हैंडल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पर अपनी पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच, टेक केयर।